औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का मसला था और काफ़ी दिनों से उनका हुक्म था कि जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में उनको आगाह किया जाए, शनासाई दी जाए। तो इस बाबत मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा, वक्त की किल्लत और दीगर मसाइल भी थे, लेकिन इसके साथ यही सोचा कि कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त दिया है, अगर इस काम में लग जाए तो इससे और बेहतरी अच्छाई क्या हो सकती है। आज मोरखा 2 सितंबर 2020 को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। इसकी स्कीम मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ 4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल कानून होगा, क्योंकि इसके दफ़ात इतने ज़्यादा नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आप लोगों को जितना बेहतरीन अच्छे तरीके से हो सके बता दें। अब इसकी आप लोग हिस्ट्री देखें, बुनियाद देखें या हकीकत देखें, इख्तिसार के साथ यही कहूँगा, बरतानिया में, यूके, इसका आगाज़ शुरू में कैसे हुआ। जब आम अदालतें, बरतानिया की आम अदालतों से मुराद के द कोर्ट ऑफ लोएस्ट डिग्री से लेकर ऊपर, आप समझ लें उनकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी अदालत है बरतानिया की, वो जब मुद्दई को समझ लें उसका दावा खारिज कर दे, तो उसके बाद सवाबदीदी अख्तियार था बादशाह के पास कि मामला उसके पास जाए। अगर बादशाह उस मामले को तस्लीम कर दे, डिग्री कर दे, तो वो शख्स अहल हो जाता था अपने दावे का, मतलब कि उसका दावा डिग्री हो गया। इस कानून की बुनियाद निस्फत पर है, अदल पर है। खालिसतन ये सवाबदीदी कानून है मुकम्मल। अब इसके मैं आप लोगों को अहमियत अफादियत वक्त के साथ साथ बताता जाऊंगा। अक्सर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये माकूला सुना होगा, अंग्रेजी का है, फैक्ट्स आर मेड टू बी परफॉर्म्ड। मुआहदात इस वजह से किए जाते हैं कि इन पर अमल दरामद किया जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सप्लीमेंट करता है, मामनत मदद करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखें, ये एक एडजेक्टिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ भी किसी हद तक आप इसे कह सकते हैं, हुकूक फ़रज़ भी बयान करता है, लेकिन ज़्यादा आप इसे एडजेक्टिव लॉ कह सकते हैं। अब आप लोग थोड़ी सी स्कीम ऑफ लॉ देखें पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की। हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, दीगर भी बहुत सारी अब अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, एक्सकेडर हैं। जब हम दीवानी अदालत की बात करते हैं, सिविल कोर्ट की, मशहूर है इन अल्फाज के कि दावा जात दायर होते हैं। अब आप लोग ये देखें कि टोटल दावों की कितनी अकसाम हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तरफ हम आते हैं। दावा है कब्जा ज़मीन, कब्जा मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्नीचर है, एयर कंडीशन है, कार है, कोई चीज़ भी हो सकती है, उसका कब्जा लेना है, किसी दीगर शख्स के पास है। दावा तामील मुआहदा मुख्तस खास है, कंसेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट्स वाला आ गया, डेक्लेरेटरी सूट हो गया हमारा, और परपेचुअल इंजंक्शन का हो गया, और भी कुछ दावाजात हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे होते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें सिर्फ ज़ाब्ता बयान करता है कि सिविल कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग को किस तरह रेगुलेट करना है। हमेशा जब भी कहीं सूट का नाम आएगा, अगर स्पेशल लॉ है, जैसे फैमिली लॉज हैं हमारे, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, उसमें प्रोसीजर अपना बयान किया गया है। लेकिन जो दीगर लॉज हैं उनमें आप देख लें कि लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और भी काफ़ी कवानीन हैं जिनके ताबे दावाजात दीवानी अदालत में होते हैं। अब दीवानी अदालत ने प्रोसीजर सारा फॉलो करना है सीपीसी के ताबे, लेकिन हक पैदा हो रहा है दीगर कवानीन के ताबे। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 42 की। क्या है ये? दावा इस्तकरार हक। परपेचुअल इंजंक्शन का क्या है? मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। अब ऑब्लिगेशन को आप वसी टर्म में जरा देखें, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है वो भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हर शहरी पाबंद है इस चीज का कि वो दूसरे का नुकसान नहीं करेगा, दूसरे शख्स को जो कानून ने उसे सहूलत दी है उसे महरूम नहीं करेगा। अब और आप देख लें, जैसे अभी मैंने बयान किया है, रेसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया। तीन तरह के ये दावाजात होते हैं हमारे यहाँ। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। अब इतना बेहतरीन, इतना बड़ा रिलीफ है, कोई मासूम इंसान जिसके साथ कोई ज्यादती हो जाती है, कोई चालाकी होशियारी बंदा कर लेता है, उसे कोई मुआहदे पर साइन करा लेता है। ज़बानी बातचीत और होती है लेकिन कागजों में और लिखा होता है। अब ये है मैक्सिमम अख्तियार उस अदालत का। आप ऐसे समझें कि जब अदालत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे किसी दावे की कार्रवाई कर रही है, उसका फैसला करना है, ये अदालत उस वक्त अदालत निस्फत होगी, एक्विटी, कॉन्शियस, जस्टिस, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशनरी रिलीफ क्या होता है? अदालत की सवाबदीद है, लेकिन सवाबदीद ताबे है कानून के, जस्टिस, एक्विटी, कॉन्शियस। जहाँ तीन चीज़ें ये होंगी, डिस्क्रिशनरी रिलीफ बेहतरीन एक्सरसाइज हुआ है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ सही मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम दीगर दावाजात को भी देखेंगे इस कानून के, लेकिन इसका हम शुरू से मुताला करते हैं कि ये कानून है क्या, तारीफ इसकी क्या है, किस चीज़ पर ये बहस करता है। अब वही देखें ना, मंतक के जो आप लोगों को असूल बताए हुए हैं, एडजेक्टिव लॉ है ये। मकसद इसका क्या है? इंसाफ दिलाना, सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ के जरिए। जनरल रिलीफ और चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह ताला किसी और मौजू वक्त में डिस्कस करेंगे। ये है स्पेसिफिक रिलीफ। अब स्पेसिफिक रिलीफ किन हालात में मिलता है? दावाजात की आप अकसाम ले लें, एग्रीमेंट टू सेल है, दावा इस्तकरारी है, डेक्लेरेटरी सूट है, हुक्म इम्तनाई दवामी का है, मनसूखी दस्तावेजात का है, रिसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, इंस्ट्रूमेंट्स वाला हो गया। तीन तरह के हैं ना, रिसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स वाला है, और एक है दीगर। बेदखली क्या होती है? अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज बैठा है,
रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में क्या फ़र्क है और इसके ताबे क्या फ़र्क है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे। अब इसका हम प्रेम्बल पहले देख लेते हैं क्या है। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। प्रेम्बल क्या है इसका? वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ relating to certain kinds of specific relief obtainable in civil suits. It is hereby enacted as follows. डिफाइन करना है, अमेंड करना है कानून को। सर्टन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। अब देखें ना, ऑब्टेनेबल इन सिविल सूट्स। अब सूट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, सिविल की डेफिनेशन भी नहीं है अकेले की। ये चीज़ें हमें केस लॉ डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला आज को तो नहीं, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम आज 15 हमने जो सेक्शन अभी पढ़ने हैं उनकी बाबत इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम केस लॉ आप लोगों को दूंगा, बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला प्रपोजिशन भी शायद शुरू कर दें या इसका भी टेस्ट हल्का फुल्का शुरू कर दें, ताकि इम्तिहानात आप लोगों के सर पे हैं, जितना हो सके बेहतरीन तैयारी हो सके। इन सिविल सूट्स इट इज एयर बाई एनेक्टेड एज फॉलोज। क्या है जी एनेक्टमेंट, क्या हुई है, हुक्म लागू क्या हुआ है रियासत का शहरियों को हकूक दिलाने के लिए। अब इसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक है। कब ये लागू हुआ था? मई 1877 को। बरतानिया का राज था। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले काफ़ी हद तक दीगर कवानीन आ गए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, 1935 का भी है, 1947 का भी है। तो इंशाल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो देखेंगे। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की असम्बली ने इन लाज को अडॉप्ट कर लिया था। तरामीम होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन एक्ट का नाम और इसका जो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से सन है ये वही है। सेक्शन 2 इसका रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 की तरफ हम आते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट अनलेस देयर बी समथिंग repugnant in the subject or context। आप पता है क्या ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज ही होती है ये, इसका क्या मतलब है? अनलेस देयर इज समथिंग repugnant in the subject or context, बज़ाहिर सियाको सबाक या मजमून के अलावा बासूरत दीगर कोई अगर सूरत हाल हुई तो क्या अमूमी जनरली इनके मफहूम ये हैं। अगर स्पेशली ये सेक्ट ने कहीं बयान कर दिया तो वही समझा जाएगा। स्पेशली अगर कहीं कोई एक्सप्लेनेशन आ गई है या स्पेसिफिक कर दिया गया है, बासूरत दीगर ये तारीफात समझी जाएंगी। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाई लॉ। अब एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाई लॉ को वेरी सिंपल आप ये समझें, हम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के हकूक की खिलाफ वर्जी ना करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सोसाइटीज़ में जदीद जमहूरियत के दौर में कि हर शहरी के अपने हकूक हैं, किसी के हकूक सलब नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान में किसी के हकूक सलब हो जाते हैं तो कानून ने उसे अख्तियार दिया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे, अगर उसका रिलीफ बनता है तो वो दावा दायर कर सकता है। ओब्लिगेशन के ये मीनिंग है। ट्रस्ट आप इसमें अमानत, अमानतदार को समझें, जो हम चीज़ किसी के हवाले कर दें। क्या मतलब है? इंक्लूड्स एवरी स्पीशीज ऑफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फेड्यूशरी ऑनरशिप। अब कोई भी ख़ास किस्म बज़ाहिर हो, मानवी हो या ताबीरी हो, इसका ना सिंपल मफहूम ये समझें, जो हमारे अफ़आल हैं एक दूसरे को लेन देन के, चीज़ें देने के, हमारी नीयत क्या है, हमारे अफ़आल क्या हैं, उन सारी चीज़ों के मफहूम में इस ट्रस्ट को समझें
किसी को कार दिया है, मोटरसाइकिल दिया है, क्यों दिया है, क्या वजह है, मानवी क्या मायने है, जहरी क्या है, उसकी ताबीर क्या की जाएगी। फेड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है जो बेलॉस होता है, अदम एतमाद के रिश्ते को फेड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन इसमें लफ्ज़ है फेड्यूशरी ऑनरशिप, आप इसको मलकियत के मफहूम में ले लें। फेड्यूशरी बेलॉस जो ताल्लुक होता है एतमाद की बुनियाद पर। ट्रस्टी क्या है, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ट्रस्ट अमानत, ट्रस्टी अमानतदार, इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग expressly comma by implication or constructively a fiduciary character, जिसको आपने कोई चीज़ दे दी, अमानतन दी, उसके मफहूम मीनिंग क्या हैं, ये हमें ये बहस करते हैं अल्फाज इन मफहूम की। नेक्स्ट है जी हमारा ये सेक्शन 3 हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। उसके बाद हमारा ये मिसालें वगैरह दी हुई हैं, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, आसानी है। फिर उसके बाद जी हमारा ये सेक्शन 3 के बाद तरतीब बनती है सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 हमें क्या कहता है उसको ज़रा देख लेते हैं। अब इसमें मज़ीद ज़रा तारीफ़ात दी गई हैं। सेटलमेंट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल और कोडिसेल। विल क्या होती है, कोडिसेल क्या होती है। विल वसीयत को कहते हैं, कोडिसेल होती है वसीयत में जो तरमीम की जाए बाद में, उसे कोडिसेल कहा जाता है। एज डिफाइंड इन द सक्सेशन एक्ट whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of। सेटलमेंट क्या है, इंतजाम व इंसराम, मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट विल या कोडिसेल के अलावा whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of। हमारी कोई मनकूला जायदाद है या गैर मनकूला जायदाद है, उसकी इंतज़ाम इंसराम का कोई भी हमने काम किया या कोई मुआहदा किया, उसको सेटलमेंट कहते हैं। अब वर्ड्स जो इस कानून में बयान किए गए हैं, and all words occurring in this act which are defined in the contract act shall be deemed to have the meaning respectively assigned। वहाँ एजेंसी है, एजेंट है, प्रिंसिपल है, बेलर, बेली, सारे मफहूम तकरीबन ऐसे समझे, डेफिनेशन एक ही समझी जाएंगी। एक सादा असूल आप लोग मद्देनजर रख लें। उसके बाद सेविंग पोर्शन आ गया हमारा। अब सेविंग पता है क्या है, ये ना एक्सप्लेन करता है कानून को। उसमें जो सेक्शन होता है इसकी हद हदूद क्या कयूद बयान करता है, लिमिट। आप सीपीसी का सेविंग, ये सेविंग देख लें, उसका भी गालिबन सेक्शन 4 ही बनता है। उसका मफहूम क्या है, जो स्पेशल या लोकल लॉज हैं वो मुतासिर नहीं होंगे सीपीसी से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से वो मुतासिर नहीं होंगे। सिविल कोड ने उनके ताबे चलना है। कैसे, दावाजात तो हो गए ना सीपीसी के तहत सेक्शन 9 के ताबे, मसलन कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है, उसने इसकी सिविल कोड की जुरिडिक्शन ही रोक दी है। अब सिविल कोड ने कर पर बार्ड है, 711 लग जाता है कि जी आप कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के तहत। मैं कुछ दोस्तों को मिसाल दे रहा था कुछ दिन पहले कि मोगा होता है, आउटलेट हम इसे कहते हैं, नहर का पानी जैसे जाता है फसलों को, वो छोटा या बड़ा करते हैं, ये है कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट की जो अथॉरिटीज हैं उनका अख्तियार है। सेविंग की मिसाल इस वजह से दी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए दीगर कानून के ताबे। अब देखें, टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें, नहीं देंगे क्या, टू गिव एनी राइट, कोई हक नहीं देंगे, राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहदा जो, अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, उर्दू में तो हम बयान करते हैं ना
इसमें क्या फ़र्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, देख लीजिएगा आप ज़रा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब तमाम लवाजमात पूरे हो जाएं एनफोर्सेबल बाई लॉ। अब एग्रीमेंट में सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। दो दोस्त हैं, मशवरा करते हैं कि जी कल हमने कहीं जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, या कोई हमारा कोई काम है जी इसमें अस्पताल में, हमने वहाँ से फॉर्म्स लेने हैं जॉब्स के लिए, मिसाल दे रहा हूँ बेटा। अब ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, लॉफुल पर्पस, बाकी दीगर चीज़ें। ये मैं कह रहा था अगर लवाजमात सारे एग्रीमेंट में पूरे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब दूसरा क्या है, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होनी है इस कानून के ताबे, इसके अलावा कोई किसी को कोई हक नहीं मिलेगा। सी क्या है, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का अपना अख्तियार है उसको ये नहीं छेड़ेगा। वेरी सिंपल, आप इसका ये मफहूम समझें। अब आ गया हमारा सेक्शन 5, बहुत अहम है, देख लें। स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन, कैसे दिया जाता है वो अब आपको मैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दूंगा, मिसालें दूंगा दावा जात की, ताकि ये सेक्शन 5 आप लोगों को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला समझ आ जाए। बाई टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। अब क्या है, बाई टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को आप देख लें कौन सी है, कौन सा मफहूम लिया जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, कार है, मोटरसाइकिल है, या ज़मीन है, उसका कब्जा लेके उस शख्स को देना जो इसका दावेदार है, हकदार है। बी क्या है भाई, ऑर्डरिंग अ प्रॉपर्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डू। कैसे, एक बंदा कहता है जी मेरी 4 एकड़ जमीन है, वहां से लोगों ने रास्ता बना लिया है, गुजर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, मिसाल दे रहा हूं कि ऑब्लिगेशन है उनकी, by ordering a party to do the very act which he is under obligation to do। वापडा को आप देख लें, दावा आ जाता है वापडा के खिलाफ, दावा इस्तकरार हक भी कर देते हैं, बाज़ का दावा हुक्म इम्तनाई दवामी भी कर दिया जाता है। चलो हुक्म इम्तनाई दवामी को समझें। वापडा पाबंद है, ऑब्लिगेशन है हर इदारे की, हर शख्स की पाकिस्तान में, कि गैर कानूनी कोई किसी को नुकसान नहीं देगा। वापडा के दावा में क्या, दावाजात में क्या होता है जी, हमने सारे बिल पे किए हुए हैं, फिर भी वो हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमारा मीटर काट देंगे, अदालत उनको रोक देती है। अब इसको ना बड़ा खूबसूरती से आप बी को और सी को देखिएगा, बाई प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। अब यही वापडा वाला हो गया। अब बी को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाई ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ओब्लिगेशन टू डू। कैसे, मीटर वो उतार के ले गए हैं, दावा दायर हो गया है, हुक्म कर दिया कि जी रिस्टोर कर दिया जाए मीटर, वापडा को नोटिस दें, उसके बाद उनकी बहस सुने वकील साहब की, हुक्म कर दें। अब एग्जैक्टली इसमें देख लें बी वापडा के मीटर वाला, बाई ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ओब्लिगेशन टू डू। क्या ओब्लिगेशन है, अदालत हुक्म दे रही है कि आपने मीटर गलत काटा है, करें रिस्टोर। अब बाई प्रिवेंटिंग अ पार्टी, इसको वही मीटर वाली मिसाल देख लें, वापडा को रोक दिया भाई मीटर नहीं काटना, इनके बिल्स सारे पे हैं। बेटा ये इस तरह की मिसालें हैं। हुक्म इम्तनाई दवामी कैनाल के खिलाफ भी बाज़ औक़ात आ जाता है, कुछ मामलात में दीवानी अदालत का अख्तियार बन जाता है। ये अक्सर देहातों में मसाइल होते हैं कि जी मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, हालांकि मैं इसका कुल हूँ, मालिक हूँ। रोक देती है अदालत दूसरे फरीक को, मुद्दा लहम को, कि भाई आप इसमें मुदाखलत ना करें। स्टेटस को अमूमी तौर पर हो जाता है हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त में। उसके बाद डी है, बाई डिटर्मिनिंग एंड डेक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज अदरवाइज देन बाई एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। कैसे तयन किया जाता है हकूक का, बाई डिक्लेयरिंग द राइट्स, हकूक का तयन करना
हकूक देना पार्टीज के एवार्ड के अलावा, अदरवाइज देन बाय एन एवार्ड ऑफ कंपनसेशन। एवार्ड ऑफ कंपनसेशन और चीज है, वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। पांचवा क्या है, बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर। सीपीसी में हमने पढ़ा था आर्डर 40 क्या है, रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, वो सीपीसी का है। इस कानून के ताबे कैसे रिसीवर अपॉइंट होगा वो भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, अभी डेफिनेशन पोर्शन देख रहे हैं। सेक्स पे आ जाएं, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिंग रिलीफ। कैसे, जैसे प्रिवेंट किया जाए पार्टी को उसके नुकसान होने से। रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू एनफोर्स लॉ। अब ये है हमारा गालिबन सेक्शन 6 के स्पेसिफिक रिलीफ granted under class C of section 5 is called preventive relief, relief not granted to enforce penal law। इसका क्या मफहूम है, अदालत एक्विटी सिविल कोड ये एक्विटी कोड का दर्जा अख्तियार कर लेती है अमूमन, क्योंकि ये ब्रिटिश से आया है ना, तो ये इसकी सारी रूट्स वगैरह बेसिक वगैरह हम वहाँ से देखते हैं। बज़ाहिर तो वो सिविल जज साहब हैं हकीकत में भी, लेकिन वो एज ए कोर्ट ऑफ एक्विटी काम कर रहे होते हैं। ये हमारे लॉ के बेहतरीन कंसेप्ट हैं जो हमें शुरू से पढ़ाए जाते हैं। अब इसको एनफोर्स पिनल लॉ कैसे, मिसाल दे रहे हैं आपको कि मसलन एक बंदा दावा दायर कर देता है कि जी मेरे चेक्स उसके पास हैं, तो वो गैर कानूनी इस्तेमाल करेगा उनका, चेक का ऑपरेशन रोक दिया जाए। ये भी हालात व वाक़यात हैं कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का दावा दायर हो जाता है, जिसमें सारे हालात व वाक़यात के ताबे अमूमन अदालत का अख्तियार होता है सारे हालात को देखकर। लेकिन जनरली मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अदालत को ये नहीं आर्डर करना चाहिए कि जी चेक इन कैश ना किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ रेमिडीज होते हैं अंडर द डिफरेंट लॉज एक इंसान के पास। कैसे, एक जो फेल है गैर कानूनी, वो जुर्म भी बन रहा है और सिविल लाइबिलिटी में वायलेशन भी बन रहा है, लोग दावा भी दायर कर देते हैं। मसलन चेक का आप देख लें, आर्डर 37 का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का अख्तियार है ये, वहाँ दावा दायर आर्डर 37 के तहत दावा दायर हो जाता है और साथ पार्टी 489F की दरख्वास्त भी दे देती है, पर्चा भी करा देते हैं, दोनों चलते रहते हैं अक्सर औकात। बेटा इसकी ये मिसाल है, स्पेसिफिक रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द मेयर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग पिनल लॉ। अब देखें ना आ गया कि पिनल लॉ को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मसलन दावे में वो ये प्रेयर नहीं कर सकते कि जी उसको गिरफ्तार कराया जाए या उसके खिलाफ पर्चा किया जाए या उसके खिलाफ पिनल कोई एक्शन लिया जाए। सेक्शन 7 का मफहूम ये है। उसके बाद हम चलते हैं जी सेक्शन इसकी तरफ 8 की तरफ। अब ये पार्ट 2 शुरू हो रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ चैप्टर 1 ऑफ रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब कब्जा जायदाद का, कौन सी, कैसे, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे क्या हालात होते हैं, दावा क्यों दायर होता है बेदखली का। मिसाल दे रहे हैं, बगैर किसी किराए के आपने मकान दे दिया है, वही देखा ना, पाकीज़ा ताल्लुक है, एतमाद का रिश्ता है, या प्लाट दे दिया है किसी को कि आप जी इस्तेमाल करें, हमारे जानने वाले हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक है, कल को वो शख्स उठता ही नहीं है, क्या करेंगे, बेदखली का दावा दायर होगा इस कानून और इस दफ़ा के ताबे। सेक्शन 8, a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner prescribed by the code of civil procedure। सीपीसी के ताबे सारी कार्रवाई होगी, लेकिन ये दावा होगा सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे। सिविल सूट कंसिडर किया जाएगा, सिविल कोर्ट फैसला करेगी, वही प्लेंट आएगी, रिटर्न स्टेटमेंट आएगी जब वो दूसरे आ जाते हैं। उसके बाद हुक्म इब्तदाई आर्जी की अगर दरख्वास्त है बहस की जाएगी, फिर इश्यूज फ्रेम होंगे। अच्छा ये ना स्टेपिंग सुन ले ज़रा, दावा दायर हो गया, समनिंग हो गई डिफेंडेंट की, समनिंग हुई तो वो आ गया, उसके वकील साहब भी आ गए, वकालतनामा दे दिया, फिर जवाब दावा दे दिया सेम डेट या बाद में। जवाब दावा आ गया, फिर अगर दरख्वास्त है हुक्म इब्तदाई आर्जी की
तो उसकी बहस रखी जाएगी। अगर दरखास्त हुक्म इब्तदाई आर्जी मुद्दई ने नहीं दी, सिर्फ दावा दायर किया है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन नहीं है, जवाब दावा जो ही आएगा कोर्ट ने उसी दिन इश्यूज फ्रेम कर लेने हैं। इश्यूज फ्रेम करके शहादत मुद्दई पर केस आ जाएगा। अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त है उसका पहले फैसला किया जाएगा। जिस दिन जज साहब फैसला करते हैं उसी दिन इश्यूज फ्रेम कर लेते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। फिर शहादत मुद्दई पर केस आ जाता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी स्टेपिंग समझा दी है। अब 9 को चलें जी, क्या है 9 हमारा? सूट बाई पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मिसाल दे रहे हैं जी। अब एक आदमी ने, बिल्लू है, उसने चांदू से मकान लिया है 10 मरले का किराए पर। बिल्लू ने चांदू से मकान लिया हुआ है। चांदू और बिल्लू का मिसाल दे रहा हूँ, किसी बात पर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो चांदू आता है, इसका सामान सारा उठा के बाहर फेंक देता है, इसको उस मकान से बेदखल कर देता है इसकी मर्जी के ताबे। तो ये आ जाएगा सेक्शन 9 के ताबे। दावा दायर करेगा सिविल कोर्ट में। डिस्पोजेस हुआ है अपनी मर्जी के खिलाफ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अदर देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अब बिल्लू को तो कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में ले लिया है। ही और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, या उसका कोई एजेंट है, कोई वारिस है, उसकी ये डेफिनेशन में आता है। बाई सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। अब देखें आगे, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। इसमें टाइटल नहीं देखा जाएगा, हालांकि वो मालिक मकान है। अदालत ने ये नहीं देखना कि वो मालिक है, अदालत ने ये देखना है कि गैर कानूनी काम हुआ है, बंदा गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजेस हुआ है। टाइटल अदालत का ये सब्जेक्ट मौजू ही नहीं है। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नहीं होगा। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। अब अपील नहीं है फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, nor shall any review of any such order or decree be allowed। अब देख लें, अपील नहीं है फ्रॉम एनी ऑर्डर or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। मुख्तसर सुन लें, इसका समरी प्रोसीजर होता है। अगरचे सिविल सूट है, अदालत ने इसे फ़ौरन, शायद इसका 6 महीने या 4 महीने का है टाइम, अदालत ने इसे डिसाइड करना होता है। अदालत उसको कब्जा ले देगी। मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब मालिक मकान के पास क्या रेमेडी है? जो उसकी बामुताबिक कानून रेमेडी बनेगी वो करेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो भी बेदखली का दावा दायर कर देगा। वो करेगा सेक्शन 8 के ताबे, सॉरी क्रय का, वो आ जाएगा रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है ना जो हमारा 2009 वाला, उसके ताबे वो रेमेडी अवेल करेगा। ये किराएदार है जिसको उठाया। अब ये मुझे बोनाफाइड जो उसके ग्राउंड वगैरह बनते हैं उनके ताबे वो उसमें आ जाएगा। मालिक है, 10% सालाना किराए का जुर्माना भी देगा। ये है जी इसकी इंटरप्रिटेशन सेक्शन 9 की। अब पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखें ना, मिसाल दे रहा हूँ, बिल्लू साहब ने जाना है बरतानिया, उनके पास एक कीमती गाड़ी है, तो उनके करीबी दोस्त हैं, उनको वो दे जाते हैं कि जी ये रखें, मैंने 2-3 माह के बाद आ जाना है। बिल्लू ने चांदू को गाड़ी दी। अब चांदू साहब काबिज हो गए, कहते हैं जी कौन सी गाड़ी, या नहीं है मेरे पास, कोई भी ग्राउंड वो लेते हैं। अब ये है क्या, बिल्लू एंटाइटल्ड है टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के ताबे आएगा। और इसमें मिसालें वगैरह तकरीबन यही हैं, कार की है, मोटरसाइकिल की है, बुत की है, इस तरह और भी दिगर दी हुई है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, शायद मोटरसाइकिल की ना हो, तकरीबन ये वही उसकी मिसालें हैं। अब नेक्स्ट चलें जी।
Any person, section 11, any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled to specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases. अब देखें सेक्शन 10 के ताबे जो फाल नहीं कर रहा वो आ जाएगा सेक्शन 11 की मदद लेने। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई चीज भी हो सकती है, कोई बंदा उस पर काबिज है, कंट्रोल है, जो उसका मालिक नहीं है, उसे अदालत कंपेल कर सकती है कि वो उस शख्स के हवाले करे जो इसका फौरी हकदार है कब काबिज होने का। कौन कौन से जी? when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimant, when the thing claimed is held by the defendant। अब देखो ना, मुद्दा अलह के पास ये चीज है। when the thing claimed is held, जो चीज मांगी गई है वो मुद्दा अलह के पास है। अब वो एजेंट है या ट्रस्टी है ऑफ द क्लेमेंट। फर्ज किया एक बंदे ने दूसरे को कोई चीज दे दी है कि जी आप ये रखें अमानतन, अपनी मर्जी से दे दी है, वो अब वापस नहीं कर रहा, तो उसको मजबूर किया जा सकता है कि भाई आप ये चीज दें। B. When compensation in money would not afford the claimant adequate relief for the loss of the thing claimed। कैसे? तो बुजुर्गों की निशानी है या कोई ऐसी पुरानी तारीखी चीज है जिसका रकम में तयन नहीं किया जा सकता। सी क्या है? when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। यही है, किसी इंसान को कोई चीज बहुत प्यारी है, पता नहीं दुनिया के किस मुल्क से मंगाई थी, कहीं से मिल ही नहीं रही, अब वो चीज नायाब हो गई है, उन चीजों के बारे में ये दफात हैं, ऐसे समझें। डी क्या है जी? when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the claimant। अब क्लेमेंट से wrongfully ट्रांसफर हो गई है कोई चीज। when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the claimant, जो उसका दावेदार है उसने गलती से अपनी चीज किसी को दे दी है, गलती हुई है, मसलन इसकी जो 5 या 4 आइटम है किसी चीज के, आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, इसके जहन में उस वक्त नहीं आया, भूल गया कि जी ये भी चीज ले लें, हालांकि ये उसकी अपनी चीज थी। उसके बाद है जी हमारा सेक्शन, अब ये मिसालें आ रही हैं। ए प्रोसीडिंग टू यूरोप लीव्स हिज फर्नीचर, फर्नीचर वाली मिसाल आ गई, कोई आप लोगों को जो बता चुका हूँ। अब ये उसके बाद जी हमारा ये चैप्टर 2 ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने 11 सेक्शन देखा, अब देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 12। इसके आप देख लें 8 9 इंतहाई अहम सेक्शंस हैं, हद से ज़्यादा। अक्सर औकात सवालात भी पूछे जाते हैं, तजवीज़ प्रपोजिशन भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से पूछूंगा, कबल अजीम बता रहा हूँ, वैसे वो किसी भी सेक्शन के ताबे आ सकती है। अब ये सेक्शन 12 21 22 23 24 25 वगैरह, एग्रीमेंट टू सेल का जब दावा दायर होता है अदालत ने बिलखुसूस इन चीज़ों को देखना होता है। हद से ज़्यादा अहम है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन। अब क्या है सेक्शन 12? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट may in the discretion of the court be enforced when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust। वही अमानत वाला हो गया। अब अदालत ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, कब अदालत किसी को मजबूर कर सकती है या स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकती है कि भाई आप ऐसा करें, किन हालात में?
व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन, जब दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ उसकी तामील मुख्तहस का, ये बतौर अमानत के है। एक बंदे ने दूसरे को कोई चीज़ दे दी है, मिसाल दे रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली नहीं है प्रॉपर्टी की नेचर। Contracts which may be specifically enforced, cases in which specific performance enforceable। अब कौन कौन से केसेस हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, ये उसकी बात हो रही है। एक्ट एग्री टू बी डन, आप इसको मुआहदा कह सकते हैं। मुआहदा ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी हो सकता है। इज इन द परफॉर्मेंस, ये अमानत से मुतल्लिका कोई चीज़ है। बी क्या है, व्हेन देयर एग्जिस्ट टू नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज। अब इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप देख लें तो पहली मिसाल, एक्ट एग्री टू बी डन के वो जो मुआहदा होना था परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट, अमानत से मुतल्लिका है। अमानत जो उर्दू का लफ्ज़ है ना, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अमानत, अमानतदार क्या होता है, ये चीज़ें। When there exists no standard, B को देखें, for ascertaining the actual damage caused by non-performance, वही है जो ज़मीन है ना immovable property, इसका बेसिक आप कंसेप्ट देख लें सिविल लॉ का। immovable प्रॉपर्टी है, इसका जो ट्रांसफर का मामला आना है अंडर डिस्प्यूट, उसमें कीमत का तयन नहीं किया जा सकता। कैसे कि नुकसान कितना होगा, इसकी रीजन फिलॉसफी लॉजिक क्या है। कानून ने इसे हद से ज्यादा अहमियत दे दी है कि भाई जो मुआहदा हो गया ठीक है, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का एक्चुअल डैमेज नहीं भाई पता किए जा सकते, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा है ना मुआहदात डिग्री होते हैं अगर प्लेंटिफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उसके बाद जी सी, when the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non performance would not afford adequate relief। कैसे, अब एक मुद्दई ने 25 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है, 20 लाख दे दिए हैं, 5,000 रहते, 5 लाख रहते हैं। अब उसने 20 लाख पता नहीं कहाँ से पूरे किए हैं, क्या क्या अपने नुकसान किए हैं। तो इसकी पेक्यूनरी कंपनसेशन का यही है बेस्ट, क्या कि स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जाए। लेकिन इसके मफहूम में क्या आ रहा है, पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, मुनासिब रिलीफ नहीं है पेक्यूनरी कंपनसेशन इन हालात में। डी क्या है, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गार्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्री टू बी डन। वही बात कि भाई पेक्यूनरी कंपनसेशन इसकी हासिल हो ही नहीं सकती इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में। एक्सप्लेनेशन वही आ रही है जो आप लोगों को पहले बताया है। Unless and until the contrary is proved, the court shall presume that the breach of a contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money, and that the breach of a contract to transfer movable property can be thus relieved। ये है असल बात, इसको आप लोग जरा गौर से देख लें। फिर ये मिसाल दी हुई है, ए एग्रीज टू बाय and B agrees to sell a picture by a dead painter and two rare china vases. A may compel B specifically to perform this contract, for there is no standard for ascertaining the actual damage which would be caused by its non-performance of clause C. A contract with B to sell him a house for take 1,000. B is entitled to a decree directing A to convey the house to him. A contracts with B to sell him a house for take 1,000. B is entitled to a decree directing A to convey the house to him। अब देख रहे हैं ना ये हाउस का जिक्र आ रहा है, लेकिन पहले वाले में आप देखें ना रेयर चीज आ रही है, जैसे इंसान की अकीदत है, जज्बा है, मोहब्बत है, आम चीज नहीं है। सादा अल्फाज में आप इसको जी ये देख लें। इन अब उसके बाद क्या है जी, इन कंसिडरेशन ऑफ बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इट बाय इट्स एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रेलवे कंपनी, इसकी मिसालें वगैरह आ गई हैं जी। उसके बाद हमारा सेक्शन 13 शुरू होता है, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है।
क्योंकि इस पर इंशाल्लाह ताला कल मैं आप लोगों को जो तरीक़ाकार है ना हमारा अपना किताबी इल्म है, तसव्वुराती इल्म है, इसको मैं तस्दीकी इल्म में इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगा। आज पहला लेक्चर था, तो यकीनन आप लोगों को पहले काफ़ी मालूमात होंगी। अगर समझ नहीं है तो बिस्मिल्लाह दोबारा कल इसे ज़रा रिपीट कर देंगे। और मैं हर दफ़ा जात का ना आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कुछ पहले फॉर्मेट भी दूंगा ताकि इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज 12 सेक्शन काफ़ी हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ा बता दिया गया है, अगरचे सिर्फ 12 सेक्शन बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे, रहम करे। कल इंशाल्लाह ताला बाकी जी पढ़ेंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।